हम सभी आज पढ़ने वाले हैं, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? चैप्टर नंबर 2, क्लास 9 का सब्जेक्ट साइंस में हम लोग जो है आज इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। इसको जो है अंग्रेजी में कहते हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर। दोस्तों, इस चैप्टर से मैं आपका परिचय कराऊं और परिचय कराने के लिए मैं आपसे कुछ पूछूं। जैसे आपके घर में ज़रूरत होती है नमक की और घी की और दूध की, मतलब बहुत सारे खाने वाली चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो घर से कहा जाता है कि जाइए आप नमक लेके आइए, और नमक ऐसा लेके आइए, शुद्ध नमक लेके आइए, ठीक है। और जाइए शुद्ध घी लेके आइए और शुद्ध दूध लाइए। तो शुद्ध नमक, शुद्ध घी, शुद्ध दूध हम जाते हैं दुकान से लेके आते हैं, ठीक है। तो क्या जो हम शुद्ध नमक का पैकेट जो लेके आते हैं, शुद्ध नमक, शुद्ध घी का जो पैकेट लेके आते हैं, शुद्ध दूध का जो पैकेट लेते हैं, क्या वास्तव में ये शुद्ध है? किसे जानेंगे हम शुद्ध है कि वो शुद्ध नहीं है? तो हम लोग साधारणतः यही जानते हैं कि शुद्ध वह पदार्थ है, साधारण अर्थ में हम यही जानते हैं कि शुद्ध वह पदार्थ है जिसमें किसी दूसरे पदार्थ की मिलावट ना हो। मतलब जैसे हमने शुद्ध नमक खरीद के लाया, तो इस नमक में कोई दूसरी चीज़ ना मिली हो। मतलब नमक है तो नमक के साथ जैसे कोई इसमें पत्थर ना मिला हो, ठीक है। दाल खरीद के ला रहे हैं तो दाल में कोई कंकड़ पत्थर ना मिला हो, यानी कि दाल खरीद के लाए हैं तो केवल दाल होना चाहिए, केवल। अगर नमक खरीद के ला रहे हैं तो केवल नमक होना चाहिए, ठीक है। तो क्या जैसे हम शुद्ध दूध खरीद के लाते हैं, तो क्या वो शुद्ध दूध क्या शुद्ध है? जो दूध हम लाते हैं खरीद के, जैसे शुद्ध दूध है, तो उस दूध में जल भी होता है, वसा भी होती है, प्रोटीन होती है। तो हम जो भी अनुमान लगा रहे थे कि कोई चीज़ शुद्ध तभी होगी जब उसमें कोई मिलावट ना हो, तो यहाँ पर दूध जो है ये शुद्ध पदार्थ है। इसको हमने जो है अपने सामने गाय से इसको दूध निकाल कर दूध वाले से ले लिया, ठीक है। अब हम जान रहे हैं कि दूध शुद्ध है, इसमें दूध वाले ने पानी नहीं मिलाया। लेकिन जो हमने दूध लाया उसमें देखा जल भी है और वसा भी है और प्रोटीन भी है। तो जो हमने दूध लाया वो शुद्ध तो रहा नहीं, क्योंकि इसमें कई सारे चीज़ें मिली हुई हैं, जल मिला, वसा और प्रोटीन, यानी कि 3 चीज़ों का मिश्रण है। तो दूध पदार्थ ये क्या है? शुद्ध नहीं है। दूध क्या हो गया? हमारा मिश्रण हो गया, क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ें मिल गई। जब एक से ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं तो क्या कहता है? मिश्रण कहा जाता है, ठीक है। अब हम समझेंगे कि शुद्ध पदार्थ क्या होता है, किसे हम शुद्ध कहेंगे, किसे नहीं कहेंगे, ठीक है। शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, ठीक है। शुद्ध पदार्थ को समझने के लिए हम आपको कुछ उदाहरण से समझाएंगे, ठीक है। इस उदाहरण के माध्यम से आपको हम समझाते हैं। जैसे जल। जल जो हम पीने के लिए लाते हैं या पीने के लिए उपयोग करते हैं, वो क्या है? हम सभी को मानना होगा कि शुद्ध जल है, उसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं होती है। लेकिन जो जल हम पीने के लिए लाते हैं उसमें कुछ चीज़ें और भी मिली होती हैं, ठीक है। जल के साथ क्या मिलता है? मिनरल मिले होते हैं, मिनरल मिले होते हैं उसमें जो है, और सारी चीज़ें अशुद्धियाँ मिली होती हैं। तो जैसे जल के साथ आपको जो है इसमें नमक मिला दिया जाए तो क्या हो गया? जल ये मिश्रण हो गया, यानी कि ये जल पदार्थ क्या हो गया? शुद्ध नहीं हुआ। यानी कि जल के साथ अगर NaCl मिला दिया जाए, यानी कि जल का सूत्र होता है H2O, यानी कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के परमाणु जब मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं? जल। और 1 सोडियम और 1 क्लोरीन के परमाणु जब मिलते हैं तो क्या बनता है? नमक। ये क्या है? मिनरल है, और एक क्या H2O क्या है? जल है। और जल के साथ मिनरल मिला होता है, तो जल हम जो पीते हैं तो वो शुद्ध नहीं होता। इसको शुद्ध करने के लिए आसवन विधि के द्वारा इसमें जो मिनरल होता है उसको क्या करते हैं? छान के अलग कर लेते हैं, मतलब उसको फिल्टर कर लेते हैं। तो जब शुद्ध पदार्थ को जब फिल्टर कर लेंगे तो केवल क्या मिलेगा? जल हमको, यानी कि H2O, जिसको कहते हैं डिस्टिल वाटर, ठीक है। यानी कि जो बैटरियों में डाला जाता है डिस्टिल वाटर, जो हम खरीद के लाते हैं मार्केट से, वो शुद्ध जल होता है। पीने वाला जल शुद्ध जल नहीं होता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर, देखिए केवल जल ही के, यानी H2O, एक कण, दो कण H2O, 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 यानी कि जो जल है उसमें सारे कण जितने हैं, जितने भी पदार्थ हैं, वो क्या हैं? सभी जल के हैं, ठीक है। और जितने भी जल के कण हैं, इनका भी कण, ये भी कण, ये भी कण, ये भी कण, ये भी जल के जितने भी कण हैं, इनका गुण मतलब एक जैसा ही गुण होगा। सभी के गुण क्या होंगे? एक जैसे गुण होंगे। जैसे इसको भी पिएंगे तो पानी का ही गुण लगेगा, आपको स्वाद नहीं लगेगा, सफ़ेद दिखेगा, यानी कि उसका कोई रंग नहीं दिखेगा। इसका भी यानी कि सबका सेम रंग, सेम गुण दिखाई देगा। तो एक प्रकार के, मतलब सारे जितने भी अणु होंगे, शुद्ध पदार्थ जल है, और इसमें सारे अणु क्या हैं? सारे जल के कण क्या हैं? शुद्ध एक जैसे हैं, मतलब एक ही प्रकार के हैं। इसमें भी देखिए 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, इसमें भी देखिए 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो क्या एक प्रकार के कण हैं, ठीक है। और इन सभी का गुण भी, मतलब रासायनिक प्रकृति मतलब जिनसे मिलकर बने हैं। तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन ये भी बना हुआ, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन ये भी बना, यानी कि पूरा जो जल है हमारा 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, यानी कि रासायनिक रूप से भी क्या है? समान है, ठीक है। और क्या है? भौतिक विधियों द्वारा
मतलब अब क्या इसको जल से जल को अलग कर सकते हैं? इसी प्रकार हम क्या करें कि कह दो कि इसमें हाइड्रोजन अलग कर दो और ऑक्सीजन को अलग कर दो, तो नहीं कर सकते। तो जल शुद्ध चीज़ किसे कहेंगे? जब एक ही प्रकार के उसमें कण हो, ठीक है। शुद्ध पदार्थ क्या होता है? एक ही प्रकार, जैसे जल है, तो जल क्या है? एक ही प्रकार के इसमें कणों से मिलकर बना हुआ है। और जितने भी कण शुद्ध होंगे, ठीक है, मतलब जो शुद्ध पदार्थ होंगे, जितने भी कण होंगे, वो सभी उनकी रासायनिक प्रक्रिया, मतलब जितने उनका जो गुण होगा, सभी इसका भी, इसका भी, इसका भी, जल के जितने भी कण होंगे सबका एक समान होगा। और जो शुद्ध पदार्थ होंगे, उनके कण, मतलब उनको जो अवयव होंगे, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर जल बना हुआ है, तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग नहीं करा जा सकता छान कर, ना तो उनको आसवन भी किसी मतलब भौतिक विधि, जिसे उनको छान कर, पकड़ कर, निकाल कर, निथार कर, इस भौतिक विधि द्वारा हम इनको इसमें से अब अलग नहीं कर सकते। तो इस प्रकार का जो पदार्थ प्राप्त होगा हमको, क्या होगा? शुद्ध पदार्थ होगा, ठीक है। इसी चीज़ों को हमने यहाँ पर लिख रखा है। शुद्ध पदार्थ एक प्रकार के कणों से मिलकर बना हुआ होता है। जैसे आप सभी ने देखा कि जल के जितने, जब हमने उसमें नमक निकाल लिया तो सारे जितने भी कण थे वो पानी के थे, और सभी पानी के कण कितने हैं? एक जैसे हैं। उनका सूत्र भी है H2O है, और जितने भी आपने कण देखा सबका H2O सूत्र, मतलब एक ही प्रकार के। सभी कण समान रासायनिक प्रकृति होते हैं। उसमें जब जब एक ही पदार्थ बचा है, तो उनके जब एक ही प्रकार का पदार्थ बचा, तो उनके कण भी एक समान के रासायनिक प्रकृति होंगे, मतलब एक ही जैसा गुण होगा। हमने बताया था कि भौतिक विधि द्वारा इसके रासायनिक अणुओं को अलग नहीं किया जा सकता, पृथक नहीं किया जा सकता। तो शुद्ध पदार्थ के जो कण होंगे, यानी कि जो उसमें मॉलिक्यूल होंगे, जो भी उसमें पदार्थ होंगे, जो शुद्ध पदार्थ होगा, उनको अब उनमें से अलग नहीं किया जा सकता किसी चीज़ को, ठीक है। तो इस प्रकार आप सुने शुद्ध पदार्थ को समझ लिया है। अब हम चलते हैं मिश्रण को समझते हैं, ठीक है। मिश्रण किसे कहते हैं? मिश्रण दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों से मिलकर बना होता है, ठीक है। यानी कि जब दो चीज़ों को मिला देंगे, मतलब जैसे जल, हमने जब दो चीज़ों को, मतलब एक जल होगा और एक रेत है, ठीक है। यहाँ पर एक पदार्थ जल है, दूसरा क्या? रेत है। एक चीज़ जल है, दूसरा चीज़ रेत है। अब दो चीज़ों को जब मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा? मिश्रण बन जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है मिश्रण दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों से मिलकर बना होता है। और ये जो पदार्थ होंगे शुद्ध होंगे, अब इसमें किसी जल में कोई मिलावट नहीं है, ना तो रेत में कोई मिलावट है। अब ये दोनों जब मिलेंगे तब मिलावट होगी, और तब ये क्या होगा? मिश्रण होगा। सभी कण अलग अलग रासायनिक प्रकृति के होते हैं। सभी कण अलग अलग रासायनिक प्रकृति के होते हैं। तो जो मिश्रण होगा, ठीक है, सब मिश्रण होगा, उसके जितने भी कण होंगे वो सभी के रासायनिक गुण, यानी कि उनका गुण जो है अलग अलग होगा। शुद्ध रेत और शुद्ध जल, इनके जो जल का कण होगा उसका गुण, और इसका रेत का गुण, सबका अलग अलग है। रेत का गुण क्या है? ये ठोस होता है, इसको जो है खाया नहीं जा सकता, पिया नहीं जा सकता, कोई जो है स्वाद नहीं होता। जल को क्या करते हैं? पीते हैं, ठीक है। और इसका जो पीने के उपयोग में लाते हैं इसको, इसका स्वाद स्वादहीन होता है। तो यानी कि इसका गुण और इसका गुण क्या होंगे? अलग अलग होंगे, एक जैसे नहीं होंगे। अब जब जल को और रेत को मिला देंगे, ठीक है, तो ये क्या हो गया? मिश्रण प्राप्त हो गया। अब बताइए, इसमें जल के भी कण हैं और रेत के भी कण हैं, रेत के भी हैं, जल के हैं, तो ये क्या हो गया? दो चीज़ें मिलकर मिश्रण हो गया। अब इनमें जल और रेत के दोनों कण मिले हुए हैं, तो दोनों का गुण आ गया, यानी कि दोनों जल ठोस है, वो जल द्रव है, और रेत क्या है? ठोस है, तो दो गुण आ गए, यानी कि दोनों का अलग अलग गुण आ गया, ठीक है। तो दो पदार्थों का अलग अलग गुण आ गया, ठीक है। सबकी रासायनिक प्रकृति अलग अलग है। और अब इसमें से जल से रेत को निकाल सकते, नहीं निकाल सकते? यानी कि जल से रेत को निकाल देंगे। जल का कुछ समय के लिए क्या होगा? रेत नीचे बैठ जाएगी, पानी ऊपर हो जाएगा, तो छान लेंगे। तो जल को क्या करेंगे? मिश्रण से भौतिक विधियों द्वारा इसके अणुओं को पृथक किया जा सकता है। देखिए, ये मिश्रण है और इसमें जितने भी अणु हैं, जल हैं, एक अणु जल है, दूसरा रेत है। जल का कण और दूसरा रेत का कण, इनको क्या किया? निथाल लिया जाता है, नीचे बैठ जाएंगे तो इनको छान लेंगे, यानी कि भौतिक विधियों द्वारा इसको अलग किया जा सकता है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी को मिश्रण समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं कि मिश्रण के प्रकार के बारे में, ठीक। मिश्रण के प्रकार, मिश्रण दो प्रकार का होता है, ठीक है। जो मिश्रण होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला समांगी मिश्रण, और दूसरा जो होता है उसे कहते हैं विषमांगी मिश्रण। तो किसे समांगी मिश्रण कहेंगे, किसे विषमांगी मिश्रण कहेंगे, ठीक है। पहले उदाहरण देख लेते हैं, तब हम इसको समझाते हैं आपको। यहाँ पर देखिए, एक हमने जो है ये पात्र लिया है, इसमें जल है और चीनी है, ठीक है। और दोनों को आपस में मिला दिया तो क्या बन गया? मिश्रण बन गया। अब हम बताइए, अब एक इसमें जल भी और चीनी है। जब आप जल और चीनी को जब मिलाते हैं तो उसमें क्या बता सकते हैं? उसमें चीनी के कण को आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते। यानी कि जो पदार्थ दो दो चीज़ों को जब मिलाते हैं, अगर वो चीज़ें दिखाई न दें तो कैसा मिश्रण हो जाएगा? वो समांगी मिश्रण हो जाएगा। तो यही चीज़ें यहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसा मिश्रण जिनमें मिले हुए पदार्थों के कारण
अलग अलग नहीं देखा जा सकता। उदाहरण के लिए जैसे जल और नमक का मिश्रण, जल और नमक मिला दीजिए तो आप नमक के कण उसमें जल में नहीं देख पाते हैं। जल और चीनी को मिला दीजिए तो उसमें आपको जल में चीनी नहीं दिखाई देगी। इस तरह का जब मिश्रण प्राप्त होगा, इस तरह के जब कोई चीज़ें मिलेंगी और वो चीज़ें आपको उसमें आप ढूंढ ना पाइए, दिखाई ना दें, तो वो उस तरह वो कैसा मिश्रण होगा, वो समांगी मिश्रण होगा। ठीक है। और विलयन जो होता है वो समांगी मिश्रण ही है। ठीक है, विलयन क्या होता है, समांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण क्या होता है, ऐसा मिश्रण जिनमें मिले हुए पदार्थों के कणों को अलग अलग देखा जा सकता है। मतलब जब दो चीज़ों को मिला दीजिए तो मिश्रण हो गया। जब दो अलग अलग चीज़ों को लाके एक जगह इकट्ठा कर दो, मिला दो, तो मिश्रण बन गया। जैसे जल और रेत का मिश्रण, जैसे यहाँ पर एक पात्र में जल लिया गया है और इसमें रेत मिला दिया गया है, तो इसको जब मिला देंगे तो आपको रेत अलग दिखाई। जब जल में आप कोई रेत या मिट्टी के कण मिला दीजिए तो आपको क्या अलग अलग दिखाई देता है। और जब अलग अलग उसमें आप मिला दिए, मिश्रण हो गया, लेकिन मिलने के बाद भी रेत अलग दिखाई दे रहा है, जल अलग दिखाई दे रहा है, दोनों अलग अलग देखे जा रहे हैं, मतलब दोनों के कण अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार का जो मिश्रण प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, विषमांगी मिश्रण कहते हैं। विषमांगी मिश्रण का ही जो है निलंबन जो होता है वो विषमांगी मिश्रण होता है। एक कोलाइड भी जो होता है वो भी विषमांगी मिश्रण होता है। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों ने मिश्रण के प्रकार को समझा। ठीक है, हम लोग अभी समझे मिश्रण के बारे में। मिश्रण दो प्रकार का होता है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। अब इसके आगे हम विलयन को पढ़ेंगे। विलयन क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, जब दो पदार्थ मिले और वो मिले भी कैसे, समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण जानते हैं कि जब मिश्रण जो दो पदार्थ मिल जाते हैं तो उनको अलग अलग नहीं देखा जाता, तो वो समांगी मिश्रण होते हैं और उन्हीं समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक है, उन्हीं में जो समांगी मिश्रण होता है उसी को विलयन कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए ये हमने एक गिलास में ये हमने जल ले लिया। ठीक है, एक पदार्थ क्या है, जल है, और इसमें हमने जो है चीनी मिला दिया। ठीक है, चीनी मिला दिया, इसमें हमने चीनी मिला दिया, तो एक पदार्थ जल हो गया, दूसरा पदार्थ क्या है, चीनी। यानी कि जल और चीनी का मिश्रण हो गया। और ये मिश्रण ऐसा होता है कि इसमें इस जल में जब चीनी घुल जाती है तो हमें चीनी नहीं दिखाई देती। तो इस प्रकार का जो मिश्रण है इसे क्या कहेंगे, समांगी मिश्रण, और इसी को विलयन भी कहा जाता है। ठीक है, इसी को विलयन कहा जाता है। तो विलयन में दो पदार्थ मिलकर और क्या बनाते हैं, मिश्रण। और मिश्रण कैसा होता है, समांगी मिश्रण, तो क्या कहलाएगा, विलयन। यानी कि ये क्या हो गया, ये विलयन हो गया। और विलयन किसका हो गया, जल और चीनी का। ठीक है, जल और चीनी का क्या हो गया, ये विलयन हो गया। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे और कई सारे उदाहरण हैं, जैसे नींबू और जल को मिला दीजिए, वो जो क्या हो गया, वो विलयन हो गया, दो पदार्थों का विलयन हो गया। तो नींबू और जल जब मिलाएंगे तो आपको उसमें नींबू और जल को अलग अलग दोनों पदार्थों को नहीं देख सकते। ठीक है, सोडा और जल को, ये भी क्या है, विलयन है। ठीक है, मिश्र धातु, ये भी क्या, विलयन है। मिश्र धातु में जैसे जो पीतल होती है, ठीक है, ये कापर और जिंक के मिलने से बनती है। यानी कि कापर और जिंक, कापर भी ठोस है और जिंक भी ठोस है, दोनों का मिश्रण होता है, दोनों का समांगी मिश्रण होता है। यानी कि जो पीतल होता है उसमें आप नहीं बता सकते कि कौन कापर कौन जिंक, लेकिन वो क्या है, मिश्रण, मतलब ये कापर और जिंक का समांगी मिश्रण है। यानी कि समांगी मिश्रण हो गया तो उसी को विलयन कहा जाता है। तो मिश्र धातु क्या है, विलयन है। ठोस विलयन, मतलब किस प्रकार का विलयन है, ठोस विलयन है। ठीक है, वायु, हवा, हवा भी क्या है, ये विलयन है। विलयन क्यों है, क्योंकि हवा में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होते हैं, इन तीनों गैसों का मिश्रण होता है। और कैसा मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण। आप हवा में जब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड को अलग अलग नहीं देख सकते हैं, इसलिए इस प्रकार क्या हो गया, कौन सा मिश्रण हो गया, समांगी मिश्रण। और ये जब समांगी मिश्रण हो गया तो क्या हो गया, ये क्योंकि ये तीनों गैस हैं इसलिए क्या हो गया, गैसीय विलयन। ठीक है, ये क्या है, गैसीय विलयन है। कोई भी विलयन होता है उसमें दो घटक पाया जाता है। विलयन दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक विलायक और दूसरा विलेय। ठीक है, एक विलयन जो होता है वो दो चीज़ों से मिलता है, या विलयन में दो चीज़ें पाई जाती हैं, एक विलायक और दूसरा विलेय।
ठीक है। अब विलायक किसे कहेंगे? विलयन का वह घटक जिनकी मात्रा, ब्रैकेट में लिखा है, जिनकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है। मतलब जब कोई भी विलयन हो जिसमें जिसकी मात्रा ज़्यादा हो, वो क्या कहलाएगा? विलायक कहलाएगा। और वो विलायक करता क्या है? जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है। यानी कि जो विलायक होगा और जो दूसरा घटक विलेय होगा उसको इसमें मिलाता है। मतलब ये विलायक का काम क्या करता है? दूसरे चीज़ों को वो अपने में मिला देता है, ठीक है। तो उस पदार्थ को जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी और जो दूसरे पदार्थ को मिलाएगा उसे क्या कहेंगे? विलायक कहते हैं। दूसरा घटक होता है जो विलयन में दूसरा चीज़ पाई जाती है, वो विलेय होता है। विलयन का वह घटक जो कम मात्रा में होता है। तो विलयन में दो चीज़ें, एक ज़्यादा होता है, एक कम। तो जो कम वाला होगा, जो इसकी मात्रा कम होगी, वो क्या कहलाएगा? विलेय कहलाएगा। और जो कि विलायक में घुला होता है, और जो विलेय होगा, जो विलेय पदार्थ जो भी होगा उस विलयन में, वो क्या उसमें घुल जाता है? किसमें? विलायक में, ठीक है। इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। जैसे हमने जल और चीनी का विलयन लिया, ठीक है। जल और चीनी का विलयन लिया, तो जल ये क्या है? ये ज़्यादा मात्रा में है, मतलब जल की मात्रा ज़्यादा होती है। तो ये जल क्या हो गया हमारा? ये विलायक हो गया, क्योंकि बताया है जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी तो वो क्या होगा? विलायक होगा। और चीनी, 1 लीटर में हम अगर 10 ग्राम चीनी डालते हैं तो चीनी की मात्रा कम होती है, तो चीनी क्या हो गई? ये विलेय हो गई, ठीक है। चीनी क्या हो गई? विलेय हो गई। तो चीनी क्या हो रही? इस जल वाले जो विलायक है इसी में क्या कर रही? घुल रही है। और ये जल जो ज़्यादा मात्रा में क्या कर रहा है? चीनी को घोल रहा है। तो जैसे अभी हमने समझा कि जो विलायक होता है वो चीनी को घोल रहा है, और विलायक के रूप में जल है, और जल किसको घोल रहा है? चीनी को। और चीनी घुल रही है, तो चीनी क्या है? विलेय है, ठीक है। तो इस प्रकार से दो चीज़ें पाई जाती हैं, विलायक और विलेय, ठीक है। कुछ और उदाहरण हैं, उनको हम समझते हैं किसमें विलेय किसको कहते हैं और विलायक किसे कहते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने बताया चीनी और जल का विलयन, ठीक है। चीनी और जल का विलयन, जिसमें चीनी अभी हमने बताया कि विलेय होता है और जल उसमें विलायक होता है, ठीक है। दूसरा विलयन होता है आयोडीन और एल्कोहल का विलयन। आयोडीन यानी कि नमक, और दूसरा एल्कोहल, इनका जो विलयन होता है, इसी विलयन को कहते हैं टिंचर आयोडीन। मतलब ये दोनों जो विलयन मिलकर बनते हैं, आयोडीन और अल्कोहल मिलकर जो विलयन बनाते हैं, उसको कहा जाता है टिंचर आयोडीन कहा जाता है। और इसमें आयोडीन जो होता है कम मात्रा में होता है, इसलिए आयोडीन विलेय होती है। एल्कोहल ज़्यादा मात्रा में होता है, इसलिए एल्कोहल क्या है? विलायक है, ठीक है। अगला जो उदाहरण है सोडा और जल, इसी को कहते हैं कोका कोला, यानी कि कोक, यानी कि जो ठंडा पदार्थ होता है, जो हम ठंडा पदार्थ पीते हैं गर्मी में, ठंडा जिसको बोलते हैं, ये तरल विलयन में गैस के रूप में मौजूद होता है। मतलब ये द्रव रूप में विलयन होता है जिसमें गैस घुली रहती है, ठीक है। और इसमें किन किन दो चीज़ों का विलयन होता है? यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है, और जल विलायक होता है। यानी कि जो जल होता है, जल में कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? घुली हुई होती है। यानी कि जब कार्बन डाइऑक्साइड घुली होगी तो क्या हो जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड विलेय होगी, और जो जल होगा वो क्या कहलाएगा? विलायक कहलाएगा, ठीक है। वायु गैस जो हवा होती है, वायु गैस हवा, जो वायु गैस में गैस का विलयन, मतलब गैस का विलयन, मतलब गैस में गैस मिल जाए तो गैस विलयन हो गया, ठीक है। जैसे हवा में ऑक्सीजन भी होती है, और ऑक्सीजन की मात्रा 21%, यानी कि ऑक्सीजन कम होती है। और नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है। हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है। तो नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा है और ऑक्सीजन की मात्रा कम है। तो इसलिए जो वायु गैस का विलयन होगा उसमें विलायक कौन होगा? जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी। तो नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा है इसलिए क्या है? विलायक है। और ऑक्सीजन की मात्रा कम है इसलिए क्या है? विलेय है, ठीक है। अब आगे हम समझने वाले हैं कि विलयन की सांद्रता क्या होती है, विलयन की सांद्रता किसको कहते हैं, ठीक है। विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं? विलायक की मात्रा, ठीक है। विलायक की मात्रा द्रव्यमान अथवा आयतन, यानी जो विलायक होगा उसकी जो मात्रा होगी, मतलब कितनी मात्रा में है,
उसको द्रव्यमान में, द्रव्यमान मतलब तौला जाए जैसे किलोग्राम में तो द्रव्यमान हो गया, अथवा आयतन में मतलब जो लीटर में तौला जाए, जो द्रव पदार्थ होता है जैसे पानी हो गया, तेल हो गया, ये सब किस में तौले जाते हैं, किस में नापे जाते हैं, लीटर में, यानी कि एक आयतन में नापे जाते हैं। और जो ठोस पदार्थ होता है द्रव्यमान, उसको जैसे ठोस चीज़ें होती हैं तो उसको 1 किलो, 2 किलो, ग्राम, 2 ग्राम में नापा जाता है। तो जो विलायक की मात्रा होगी द्रव्यमान अथवा आयतन में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को, जो विलायक जितना होगा उसमें घुले हुए विलेय, यानी जो विलायक होगा उसमें जो घुला हुआ विलेय होगा पदार्थ की मात्रा, यानी कि जो विलेय पदार्थ की मात्रा घुली है वो क्या कहलाती है, विलयन की सांद्रता कहते हैं। आपको बता दें कि विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं, यहाँ उदाहरण से माध्यम समझ जाते हैं आपको। ठीक है, ये मान लीजिए एक जल और चीनी का विलयन, ठीक है, ये जल और चीनी का विलयन है। तो यहाँ पर विलायक को मान लीजिए हमने क्या लिया है, विलायक जल है, और जल को इसका जो मान है, मान लीजिए जल, इसमें एक गिलास जल है, इसमें हम मान लीजिए 1 लीटर क्या लिए हैं, 1 लीटर जल लिए हैं। ठीक है, 1 लीटर जल है, 1 लीटर जल में कितनी चीनी आप घोल सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मान लीजिए 50 ग्राम चीनी, 50 ग्राम चीनी घोल सकते हैं। ठीक है, मतलब 1 लीटर जल में 50 ग्राम चीनी, तो यानी कि जो इस विलयन में जो विलायक क्या हो गया, जल हो गया, और जल में क्षमता है उस विलायक ने, जो जल ने कितनी चीनी घोली, ये 50 ग्राम। तो ये 1 लीटर जल में, 1 लीटर जल में या 1 लीटर विलयन में, ठीक है, उसमें कितनी मात्रा चीनी की घोली, विलेय कितना घोला, 50 ग्राम, यही क्या कहलाता है, सांद्रता कहलाता है। ठीक है, इसकी मात्रा, ये जो विलेय होता है, ठीक है, जैसे चीनी क्या हो गई, विलेय हो गई, और ये जल क्या हो गया, विलायक हो गया। तो विलायक में कितनी मात्रा में ये विलेय घुला, वही क्या कहलाता है, विलयन की सांद्रता कहलाता है। तो इस विलयन में 1 लीटर जो ये जल है, इस विलयन में कितनी चीनी घुली, 50 ग्राम। तो इस विलयन की क्षमता कितनी हो गई, 50 ग्राम। ठीक है, अब हर प्रकार के विलयन में ये जो चीनी है, विलेय है, ठीक है, चीनी जो विलेय है इसकी मात्रा कम ज़्यादा होती है। मान लीजिए पानी बढ़ा दें तो ज़्यादा मात्रा में चीनी घुलेगा, ठीक है, या इसमें और इसमें हम चीनी घोल सकते हैं, मतलब एक क्षमता होगी, ऐसा नहीं है कि अब 1 लीटर जल की जो जितनी क्षमता होगी उतना ही इसमें चीनी घोल पाएंगे। तो यह क्षमता हर विलयन की अलग अलग होती थी, इसी के आधार पर विलयन की सांद्रता के आधार पर विलयन को जो है कई प्रकार बताए गए हैं। चलिए अब उनको हम पढ़ते हैं, जानते हैं इनके बारे में। ठीक है, तो विलयन में मौजूद विलेय पदार्थ की मात्रा, अभी हमने जो समझाया कि जल जो लिए थे उसमें चीनी जितना घोले वो क्या हो गया, चीनी क्या हो गई, विलेय हो गए, और उसकी मात्रा, जैसे हमने 1 लीटर जल में 50 ग्राम चीनी घोल तो उसकी मात्रा हो गई, उसके आधार पर। ठीक है, तो कभी कभी हम 50 ग्राम, 100 ग्राम, मतलब कुछ भी मेरा मर्जी कर डाल सकते हैं, उसी के आधार पर। तो कम ज़्यादा होगा तो विलयन की सांद्रता बदलती जाएगी, विलयन की सांद्रता का मान 50 ग्राम, तो अगर चीनी डाल 50 ग्राम की सांद्रता हो गई, स्ट्रॉन्ग अगर 1 लीटर में 100 ग्राम चीनी डाले तो 100 ग्राम उसकी सांद्रता होगी। तो उसकी सांद्रता के आधार पर तो सांद्रता बदलती रहेगी, तो सांद्रता के आधार पर तनु विलयन, सांद्र विलयन या संतृप्त विलयन कहा जाता है। ठीक है, तो उसी के आधार पर विलयन किस विलयन को तनु कहेंगे, किस विलयन को सांद्र कहेंगे, किस विलयन को संतृप्त विलयन कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम तनु विलयन के बारे में समझते हैं कि तनु विलयन किसको कहा जाएगा। ठीक है, जिस विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक की अपेक्षा अत्यंत कम होता है उसे तनु विलयन कहते हैं। ठीक है, कोई विलयन होगा जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक की अपेक्षा अत्यंत कम होता है। ठीक है, अत्यंत मतलब कोई विलेय है, मतलब विलयन है, उसमें विलेय मान लो बहुत ज़्यादा है, और उसमें जितना होना चाहिए विलेय उससे ज़्यादा, उससे बहुत कम विलेय उसमें डाला गया है, इसलिए वो जो विलयन बनेगा वो किस प्रकार का विलयन बनेगा, तनु विलयन। आपको समझा देते हैं यहाँ से। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने जो है इसमें जल ले लिया, ठीक है, और हमने 1 लीटर जल ले लिया, ठीक है, 1 लीटर जल ले लिया, ठीक है। अब 1 लीटर जल में हम कितने 1 लीटर जल ले लिया इसमें, अब 1 लीटर जल में हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा चीनी घोल सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मान लीजिए इस विलयन की क्षमता है ये जो है 50 ग्राम चीनी घोलने की। ठीक है, 50 ग्राम चीनी इसमें घुल सकती है। ठीक है, 50 ग्राम चीनी इसमें क्या कर सकती है,
घुल सकती है, इसमें 50 ग्राम चीनी घुल सकती है। तो जल हमारा एक विलायक हो गया, एक घुलता है, और चीनी क्या हो गई, विलेय हो गई। ये चीनी जो पदार्थ है क्या हो गई, विलेय हो गई। ये क्या कर रही है, इसमें घुल रही है। तो इस अभी जो विलयन बना 1 लीटर जल और 50 ग्राम चीनी का, अब इस 1 लीटर जल में हमने बताया 50 ग्राम चीनी एक घोलने की क्षमता है, मतलब इस 1 लीटर पानी में 50 ग्राम हम चीनी घोल सकते हैं, लेकिन इसमें हम 10 ही ग्राम चीनी घोलें, ठीक है, 10 ही ग्राम चीनी घोलें, तो जितनी इसकी क्षमता थी उससे हमने कम ही इसमें चीनी घोला, ठीक है। इस जितने इस 1 लीटर जल पानी की जो क्षमता थी 50 ग्राम चीनी घोलने की, हमने उसमें कम ही चीनी डाला, मतलब 10 ही ग्राम चीनी डाल दिया। तो क्या हो गया, ये 10 ग्राम इसकी 50 ग्राम से कम है, यानी कि बहुत कम मात्रा में हमने क्या डाला, ये 10 ग्राम क्या है, ये विलेय है, ये चीनी क्या है, ये विलेय है, चीनी क्या है, ये विलेय है। तो जो विलेय है हमने क्या करा, बहुत कम मात्रा में इसमें डाला या बहुत कम मात्रा में घोला। तो अब ये जो विलयन प्राप्त होगा, जब 10 ग्राम विलयन का हम बनाएंगे इस पानी का, अब इस प्रकार का जो विलयन होगा वो संतृप्त विलयन कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा, ओ सॉरी, तनु विलयन कहलाएगा, ठीक है। इस प्रकार का विलयन क्या कहलाएगा, तनु विलयन, यानी कि इस विलयन की क्षमता है 50 ग्राम चीनी घोलने की, लेकिन हमने सबसे कम मात्रा में डाला 10 ग्राम। अब 10 ग्राम इसमें घुल गई, घुल तो जाएगी, लेकिन और भी इसमें घोल सकते हैं, लेकिन सबसे कम मात्रा में घोला। अब जो विलयन सबसे कम मात्रा में घोलने पर जो बनेगा, ये सांद्रता इसकी जो होगी कितनी, क्योंकि जितना घुलेगा उतना इसकी सांद्रता होगी विलयन की। अब हमने 10 ग्राम इसमें घोला है, तो ये 10 ग्राम इसकी सांद्रता होगी इस विलयन की। अब ये जो है इस प्रकार का जो विलयन बनेगा वो सांद्र विलयन कहलाएगा, ठीक। और सॉरी, बार बार मिस्टेक हो जा रहा है, इसको कहेंगे तनु विलयन, ठीक। इसके बाद हम सांद्र विलयन, ठीक है। सांद्र विलयन का तनु विलयन का ही उल्टा होता है। कोई विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक मात्रा होती है, कोई विलयन हो जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, सांद्र विलयन कहलाता है, ठीक है। यहाँ से समझते हैं, ठीक। जैसे हमने यहाँ पर 10 ग्राम चीनी डाला 1 लीटर जल में, तो ये 10 ग्राम चीनी इसे 1 लीटर जल में घोलने के लिए बहुत कम है, ठीक है। इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना 50 ग्राम घोल सकते हैं। तो ये जितना उतना मात्रा, मतलब 50 ग्राम इसमें घुल सकती है। अभी 50 ग्राम मान लीजिए हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें घोल दिए, 50 ग्राम से अगर 100 ग्राम कर देंगे तो नहीं घुलेगी, लेकिन 50 ग्राम घुल गए। तो अब जब 50 ग्राम इसमें घोल लेंगे चीनी हम, तो यानी कि जो विलेय होगा, ठीक है, जल विलायक हो गया। अब इसमें अधिक मात्रा में हम जब इसमें हम चीनी डाल देंगे, तो अब ये जो विलयन बनेगा वो क्या होगा, वो सांद्र विलयन होगा। और सांद्र विलयन में क्या होता है, ये विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक होती है। देखिए अभी इसके पहले 10 ग्राम डाला तनु विलयन में, लेकिन इसमें सांद्र विलयन में 50 ग्राम डाला, यानी कि विलयन की विलेय पदार्थ की मात्रा इस विलयन में अधिक हो गई। तो अधिक हो गई तो क्या हो गया, ये सांद्र विलयन, ठीक है। जब विलायक में विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक हो जाती है तो उस प्रकार का विलयन जो होता है वो सांद्र विलयन होता है। तो इस तरह आप लोगों ने समझा तनु विलयन और सांद्र विलयन के बारे में, ठीक है। यहाँ पर चित्र में हमने यहाँ बना के रखा है, वहाँ पर हमने आपको समझा दिया। यहाँ पर देखिए एक पदार्थ जल है, और जल क्या होता है, विलायक होता है। 2 लीटर है, इसमें जल है, और चीनी क्या है, विलेय है, और इसमें हमने 10 ग्राम चीनी डाला है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर हमने बना के इसको पहले रख कर देखा, नहीं ध्यान नहीं दिया, इसी को समझा देते। तो यहाँ पर 2 लीटर पानी है, और जिसमें 10 ग्राम, मतलब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा और चीनी घोल सकते हैं, लेकिन हमने कम ही चीनी डाली, यानी कि विलेय की मात्रा कम डाला। तो ये जो विलयन होगा वो तन होगा, ठीक है। और जब उतना ही पानी लेंगे, उतना ही जल, उतना ही विलायक रहेगा। अब उसमें हमने बताया कि इसमें हम 100 ग्राम या 10 ग्राम से ज़्यादा हम मान लीजिए 100 ग्राम इसमें चीनी घोल सकते हैं। तो जितना उसमें घुल सकता है, जितनी उसकी क्षमता है, मतलब 2 लीटर पानी की जितनी क्षमता चीनी डाल उतना डाल दीजिए। अब वो जो विलयन प्राप्त होगा वो सांद्र विलयन प्राप्त होगा। और जब ज़्यादा से ज़्यादा डाल देंगे उसमें यानी विलेय चीनी, तो उस प्रकार का विलयन सांद्र होगा। और यहाँ पर देखिए विलेय की मात्रा ज़्यादा हो गई, और उतने ही विलायक में, ठीक है, उतने ही विलायक में विलेय की मात्रा ज़्यादा हो गई। तो इस प्रकार का जो विलयन प्राप्त होगा वो सांद्र विलयन होगा, ठीक है। अगला होता है संतृप्त विलयन, ठीक है। अगला हम जानेंगे संतृप्त विलयन किसे कहते हैं। संतृप्त विलयन वह विलयन जिसमें किसी निश्चित तापमान पर, मतलब तापमान निश्चित रहे, उसे तापमान को घटाया बढ़ाना जाए, एक ही तापमान की बात हो, ठीक है। अगर तापमान घटाएंगे बढ़ाएंगे तो उसमें पदार्थ कम ज़्यादा मात्रा में घोल सकते हैं, उससे प्रभाव पड़ता है। तो तापमान
क्या हो, निश्चित हो। ठीक है, विलेय की और अधिक मात्रा ना घोली जा सके, और जब विलेय की और अधिक मतलब वह विलयन जिसमें किसी निश्चित तापमान पर विलेय की और अधिक मात्रा ना घोली जा सके संतृप्त विलयन कहलाता है। विलयन, इस संतृप्त विलयन का सीधा सीधा एक ही अर्थ होता है। ठीक है, जैसे हमने मेरे खाने की क्षमता है 4 रोटी। ठीक है, मेरे खाने की क्षमता 4 रोटी है, मैं 4 रोटी खा सकता हूँ। ठीक है, और मैं 4 रोटी, मान लीजिए घर में मुझे अच्छा खाना मिला, मैं पूरा भोजन अपना कर चुका हूँ। ठीक है, अब कहे दोबारा कि भैया आप चलिए और अच्छा खाना बनाया, चलिए खा लीजिए, तो हम क्या करेंगे भाई, हम अपनी क्षमता जितनी मेरी थी 4 रोटी मैं खा चुका हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं खा सकता। यानी कि मेरी भूख क्या होगी, तृप्त हो गई, मेरा भूख अब नहीं है मेरे पेट में, मैं नहीं खा सकता। अगर खाऊंगा तो क्या होगा, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। तो उसी प्रकार विलयन भी क्या होता है कि विलयन की एक जो क्षमता होती है, मतलब 1 लीटर 2 लीटर विलयन की जो क्षमता होती है उतना ही उसमें पदार्थ घोल सकते हैं। ठीक है, मतलब किसी विलयन में 1 विलयन की क्षमता होती है, उतना ही पदार्थ घोल सकते हैं, उससे ज़्यादा उसमें डालेंगे तो क्या होगा, वो नहीं घुलेगा। तो इस स्थिति को, जब ऐसी स्थिति आ जाएगी तो वह विलयन जो होगा वो क्या होगा, संतृप्त विलयन होगा। उदाहरण के माध्यम से आपको समझाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक विलयन है। ठीक है, 1 लीटर जल है। ठीक है, 1 लीटर एक विलयन है, इसमें हमने 1 लीटर पानी लिया है, यानी कि जल, और जल विलायक होता है, और इसमें हमने 50 ग्राम चीनी घोल लिया है, मतलब विलय के रूप में हमने 50 ग्राम चीनी लिया है। अब इस 1 लीटर पानी की क्षमता है कि 50 ग्राम ही चीनी इसमें घुल सकती है। ठीक है भाई, जितना उसमें पानी है उसकी क्षमता 50 ग्राम चीनी ही इसमें घुल सकती है। अगर इसमें हम 1 केजी चीनी, अगर 50 ग्राम से हम अगर इसको 60 ग्राम कर दें तो क्या होगा, ये नहीं घुलेगा। ठीक है, मतलब 50 ग्राम इसमें चीनी डाल चुके हैं, मतलब पहले 10 ग्राम डालिए, फिर 20 ग्राम, 30 ग्राम, ये 50 ग्राम। अब ज़्यादा से ज़्यादा 50 ग्राम घुल चुका है इसमें। अब 50 ग्राम से ज़्यादा इसकी क्षमता नहीं है कि इसमें और घुल जाए। ठीक है, अब ये मतलब ये इस पानी में अब 50 ग्राम से ज़्यादा इसमें चीनी नहीं घुल सकती है। अब इससे ज़्यादा घुलेंगे तो इसमें ये घुलेगी नहीं, यानी ये, ठीक है, इसमें चीनी ये विलय नहीं घुलेगा। अब ऐसी स्थिति जब आ जाए, यानी कि वैसे जल की जितनी क्षमता है उतना इसमें घुल जाए, अब इसके बाद इसमें आप चीनी डालेंगे तो नहीं घुलेगा, तो ये ऐसी स्थिति जब आ जाएगी तो वो अब विलयन जो होगा वो संतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है, वह विलयन क्या होता है, संतृप्त विलयन कहलाता है। जैसे हमने 4 रोटी मेरी खाने की क्षमता है, मैंने 4 रोटी पूरा खा लिया, आपको एक भैया कहे चलो अच्छी मिठाई खा लो, बहुत अच्छी स्वादिष्ट मिठाई है, तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा भैया मैं जितना खाना था, मेरी क्षमता 4 रोटी, तो मैं उतना खा लिया आज के भोजन, अब हम नहीं खाएंगे, और खाएंगे तो क्या होगा, मेरा तबीयत खराब हो जाता है कि मेरी भूख तृप्त हो गई। एक हिसाब से इस विलयन को कहिए ये तृप्त हो गया, अब इसको जितना चाहिए था उतना मिल गया, अब इससे ज़्यादा इसमें डालेंगे तो ये नहीं घुलेगा, उससे जितना खाना अब मुझे देंगे, ठीक है, तब अब हम नहीं खाएंगे। ठीक है, तो वैसे इस विलयन में जब 50 ग्राम चीनी घुलनी तो घुल गई, अब डालेंगे तो नहीं घुलेगी। तो ये ऐसा विलयन जब प्राप्त होगा, ऐसी विलयन की जब स्थिति आ जाएगी तो उस विलयन को कौन सी विलयन कहेंगे, संतृप्त विलयन कहेंगे। ठीक है, क्या कौन सा विलयन कहेंगे, संतृप्त विलयन कहेंगे। अगला विलयन आता है असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन यानी कि संतृप्त विलयन का सीधा उल्टा जो है असंतृप्त विलयन, वह विलयन जिसमें विलय की और अधिक मात्रा घोली जा सके, वह विलयन जिसमें विलय की और अधिक मात्रा घोली जा सके असंतृप्त विलयन कहलाता है। मतलब जब विलयन में ऐसा विलयन हो जिसमें हम विलय घोल चुके हैं और वो कम है और उसमें घोल सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर समझिए। ठीक है, जैसे हमने इस 1 लीटर पानी हमने लिया, 1 लीटर जल। ठीक है, 1 लीटर जो जल लिया, इसमें क्षमता है इसमें 50 ग्राम चीनी घोलने का। मतलब इस पानी की जो क्षमता है, मतलब 1 लीटर जल यानी कि इस विलयन में, ठीक है, 1 लीटर विलयन में 50 ग्राम चीनी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम घोल सकते हैं। 50 ग्राम चीनी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसमें घोल सकती है, पर इसमें हमने 10 ही ग्राम चीनी डाला है। ठीक है, 10 ही ग्राम इसमें हमने क्या किया, चीनी को घोला है। तो यानी कि ये इसकी क्षमता 1 लीटर पानी की क्षमता है, इसमें 50 ग्राम चीनी, हमने 10 ही ग्राम डाला, यानी कि बहुत, मतलब पहले की अपेक्षा इसमें हमने कम चीनी डाला, यानी कि विलय की मात्रा कम डाला। अब इसमें जब कम डाला तो इसमें और ज़्यादा हम बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 10 से हम 20 करेंगे तो नहीं घुलेगी,
20 करेंगे तब भी घुलेगा, 30 करेंगे तब भी घुलेगा। यानी कि जब विलय में बहुत कम मात्रा में, विलयन में जब बहुत कम मात्रा में विलय यानी कि चीनी जब इसमें हम डालते हैं तब विलयन जो प्राप्त होगा वो कैसा विलयन होगा? असंतृप्त विलयन। अब इसको और एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। जैसे मेरी रोटी खाने की क्षमता पर डे की 4 रोटी है, ठीक है, पर डे की 4 रोटी है और मुझे किसी कारणवश उस दिन मुझे 2 ही रोटी घर में खाने की मिली, तो क्या हो गया? मेरे पेट में अभी 2 रोटी खाने की और जगह है, ठीक है, मुझे 2 रोटी और मिल जाए तो मैं खा सकता हूँ, क्योंकि 4 रोटी खाने की क्षमता थी लेकिन मुझे कम ही मिला, 2 ही मिला, तो क्या है, मुझे और खा सकता हूँ। तो जब 2 ही रोटी मुझे मिली तो अब ऐसी इस स्थिति में हम क्या कर लेंगे? असंतृप्त, मतलब मेरा भूख संतृप्त नहीं, मुझे मैं संतृप्त तो मतलब मैं संतुष्ट नहीं हूँ भूख से, मुझे और 2 रोटी मैं खा लूँगा। उसी प्रकार इस विलयन में, इसे 1 लीटर विलयन में, ठीक है, 1 लीटर जल में इसमें 50 ग्राम चीनी घोलने की क्षमता है, लेकिन इसमें हमने 10 ही ग्राम घोला था, यानी कि अभी इसकी क्षमता है 40 ग्राम और घोलने की। यानी कि बहुत कम मात्रा में जब हम इसमें विलय डाल दिए और इसमें डालने की अभी क्षमता है और इसमें घोल सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब विलय कम मात्रा में डाला जाए, यानी कि विलय कम मात्रा में रहे जब विलयन में, तब ऐसी स्थिति में जब विलयन प्राप्त होगा वो क्या होगा? असंतृप्त विलयन होगा। यानी कि ये अभी तरफ से कोई तरह से ये संतुष्ट नहीं है, यानी कि भी पूरा जितना चाहिए उसको इतना मिला नहीं है, इसलिए एक ऐसा विलयन हो गया, असंतृप्त विलयन हो गया। ठीक है, इस प्रकार आप सभी ने संतृप्त और असंतृप्त विलयन को समझा। मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोगों ने इसको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे हम सभी जो है देखने वाले हैं विलयन की सांद्रता निकालने की विधियां, यानी कि विलयन की जो सांद्रता हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, जो विलयन की सांद्रता निकालने की पहली विधि होती है जिसमें कि द्रव्यमान, यानी कि जो विलय होगा उसका मान द्रव्यमान में हो और विलयन का भी मान द्रव्यमान में हो, तब क्या करेंगे? हम उसका प्रतिशत निकालेंगे, तब उससे हमको जो है क्या होगा? विलयन की सांद्रता निकल के आएगी। इसके लिए हमको इस सूत्र का प्रयोग करना होगा, विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100 करना होगा। ठीक है, अगली जो विधि आती है विलयन की सांद्रता निकालने के लिए, यदि ए क्या है? द्रव्यमान है, और द्रव्यमान किसका है? विलय का द्रव्यमान और विलयन के आयतन। ठीक है, यानी जो विलय रहेगा उसका मान द्रव्यमान में हो, मतलब द्रव्यमान का मतलब किलोग्राम में या ग्राम में, और विलयन का जो मान होगा आयतन में, यानी कि आयतन मतलब वो लीटर या मिलीलीटर में हो। ठीक है, तब हम इस विधि का प्रयोग करेंगे या इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। इस सूत्र को से विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलय का आयतन, यानी ऊपर हम क्या लिखेंगे? विलय पदार्थ के द्रव्यमान में जो मान होगा, यानी कि वो किलोग्राम में उसका जो मान होगा विलय का, उसको ऊपर लिखेंगे, फिर बटे विलय का आयतन, यानी कि जो विलयन का आयतन। ठीक है, जो विलयन जो जितना बनेगा उसका मान आयतन में, यानी कि लीटर और मिलीलीटर में लिखेंगे, उसके बाद गुणा 100 करेंगे और तब हम इसका प्रतिशत निकालेंगे कि विलयन की सांद्रता का क्या प्रतिशत है। ठीक है, तीसरे जो विधि होती है इसमें आयतन, आयतन किसका? विलय का आयतन। ठीक है, और विलयन के आयतन, यानी कि विलय और विलयन के आयतन का हम प्रयोग करके यहाँ पर जो है हम विलयन के सांद्रता का निकाल सकते हैं। ठीक है, उसका प्रतिशत निकाल सकते हैं। इसमें हमको इस सूत्र का प्रयोग करना है, इसमें हमको ऊपर किसका मान रखना है? विलय पदार्थ के आयतन, यानी जो विलय पदार्थ होगा उसका आयतन में मान ऊपर अगर दिया है तो ऊपर हमको विलय पदार्थ के आयतन में रखना है। ठीक है, नीचे बटा हमको नीचे रखना है विलयन का आयतन। ठीक है, यहाँ पर हमको विलयन जो हो बनेगा वो उसका मान आयतन में हमको नीचे रखना है, गुणा 100 कर देना है, तो इससे हमको विलयन के आयतन में जो प्रतिशत सांद्रता की जो प्रतिशत होगी वो हमको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, उदाहरण के लिए हमने आपके सामने एक ऐसा क्वेश्चन बना के रखा है जिससे हम विलयन की सांद्रता निकालेंगे। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए 1 विलयन के 75 ग्राम, ठीक है, विलयन के 75 ग्राम विलायक जल में, यानी जो विलायक है वो जल है और कितना उसकी मात्रा है? 75 ग्राम। ठीक है, जल में 25 ग्राम चीनी विलेय है। ठीक है, जो विलेय पदार्थ है वो क्या है? चीनी है और उसकी कितनी मात्रा है? 25 ग्राम है। तो यहाँ पर हमको विलयन की सांद्रता बताना है, यानी कि विलयन की सांद्रता का प्रतिशत यहाँ पर हमको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे इसमें हमको दिया क्या है, इस सवाल में हमको दिया क्या है। ठीक है, तो हमको पहले दिया है विलायक। ठीक, विलायक हमको कितना दिया है? उसका मान 75 ग्राम। ठीक है, विलायक हमको कितना दिया है? 75 ग्राम। अब ये 75 ग्राम देखिए यहाँ पर ग्राम है, ये ग्राम क्या हो गया? 1 ग्राम और किलोग्राम जो बताता है तो वहाँ पर पदार्थ क्या बताता है? वो द्रव्यमान बताता है। ठीक है, यहाँ पर ये विलायक की 75 ग्राम, यानी कि ये विलायक के जो है, और विलायक यहाँ पर क्या है? जल है।
ठीक है, क्या है, विलायक रूप में यहाँ क्या क्या है, कौन सा पदार्थ है, जल है। ठीक है, उसके बाद इसमें इस जल में कौन सी चीज़ विलय हो रहा है, तो हम देखेंगे चीनी। ठीक है, चीनी क्या है, यहाँ पर विलय है, और इसकी मात्रा कितनी दी गई, इसकी मात्रा कितनी दी गई है यहाँ पर 25 ग्राम। ठीक है, चीनी की मात्रा कितनी दी गई है 25 ग्राम, और चीनी क्या है, विलय है। ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे चीनी, यहाँ पर चीनी लिख लेंगे। ठीक है, चीनी की मात्रा 25 ग्राम, यानी जब यहाँ पर ग्राम और यहाँ पर भी ग्राम, दोनों का मान, विलायक का भी मान और विलय का भी मान ग्राम में। ठीक है, तो अभी हमको ये दोनों पदार्थ हैं, ठीक है, इन दोनों पदार्थ का हमको विलयन बनना, मतलब विलयन नहीं है, इसमें हमको विलायक दिया गया है और विलय दिया गया है। अब दो पदार्थ मिलाते हैं तो हमको विलयन बनता है, तो विलयन कितना हो जाएगा, विलयन का विलयन कितना बनेगा टोटल, विलयन दोनों को जोड़ लेंगे तो विलयन बन जाएगा। ठीक है, तो इसको जब जोड़ लेंगे तो 75 और 25 कितना होता है, 100 ग्राम। ठीक है, 100 ग्राम, यानी कि जो विलयन का मान आ गया वो 100 ग्राम, यानी जो विलायक जल 75 ग्राम और विलय 25 ग्राम चीनी जब मिलाते हैं तो हमें जो विलयन बनेगा 100 ग्राम का बनेगा। ठीक है, अब हमको यहाँ पर इस विलयन में चीनी की सांद्रता यानी कि विलय पदार्थ की सांद्रता निकालना है, तो हमको यहाँ पर पता करना है कौन से सूत्र का प्रयोग करके या कौन से विधि का प्रयोग करके हमको यहाँ पर इस विलयन की सांद्रता निकालनी है। ठीक है, तो दो चीज़ आपको देखना है, यहाँ पर विलयन की मात्रा किस रूप में है, यहाँ पर द्रव्यमान में, मतलब ग्राम में मान दिया तो इसका मतलब विलयन क्या है, द्रव्यमान में है। ठीक है, विलयन क्या है, ये ग्राम क्या है, द्रव्यमान है, ये द्रव्यमान है, और विलय देखना है उसका मान किस में दिया गया है, वो भी ग्राम में दिया गया, तो ये भी क्या है, द्रव्यमान है। ठीक है, क्या है, द्रव्यमान। ठीक, यानी विलेय पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान में है और विलयन पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान में, यानी कि दोनों की मात्रा द्रव्यमान में। तो हमें यहाँ पर सूत्र में देखना है कि जिसमें विलेय पदार्थ का मान द्रव्यमान में हो और विलयन का भी द्रव्यमान में हो। तो सबसे पहले जो सूत्र है, हमको विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100, इस सूत्र का इस्तेमाल करना है हमको। ठीक है, इसका प्रयोग करेंगे, तो इस सूत्र को हम लिख लेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, विलेय विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे, नीचे किसका मान लिखना है, विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान। ठीक है, ये सूत्र हमने और गुणे 100 कर देना है, तो हमने इस सूत्र को लिख लिया। अब इसी सूत्र पर हमको सबका मान रख लेना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले विलेय पदार्थ का द्रव्यमान का मान रखेंगे, तो विलेय पदार्थ यहाँ पर चीनी है, उसका मान कितना है 25 ग्राम, तो यहाँ से हम लिखते हैं, सबसे ऊपर क्या लिखेंगे 25। ठीक है, और नीचे क्या है, विलयन का द्रव्यमान। ठीक है, तो विलयन कितना यहाँ पर हमने निकाला है, टोटल 100 ग्राम, नीचे 100 ग्राम, और बगल में क्या है, गुणा है, गुणा इसको गुणे 100 लिख लेंगे। ठीक, अब इसको हल कर लेंगे, ये 100 से यहाँ 100 कट गया और हमारा ऊपर कितना बचा 25। ठीक है, यानी कि 25%। ठीक है, यानी कि ये हमारा 25% इस विलयन की सांद्रता हमें निकल के इस सूत्र से आ गया, यानी कि इस सूत्र से हमने 25% इस विलयन में 25% चीनी की मात्रा है, यानी कि ये चीनी की सांद्रता है इस विलयन में। ठीक है, 75 ग्राम जल में 25% इस जो 75 ग्राम जल में और विलय जो 25 ग्राम चीनी है, इसमें इसकी सांद्रता कितनी बन रही है 25%। ठीक है, आप लोगों को पूर्ण विश्वास होगा कि ये समझ में आ गया होगा। ठीक, तो इस प्रकार हम जो है किसी भी विलयन की सांद्रता हम इन तीनों सूत्रों की मदद से निकाल सकते हैं। ठीक है, जब विलेय पदार्थ का मान द्रव्यमान में हो और विलयन का मान द्रव्यमान में हो तो हमको इस सूत्र का प्रयोग करना है, और जब विलेय पदार्थ का मान द्रव्यमान में हो और विलयन का मान आयतन में हो तो हमको इस सूत्र का प्रयोग करना है, और जब विलेय पदार्थ का मान जो है आयतन में दिया हो और विलयन का मान भी आयतन में दिया हो तो हमको ये वाला सूत्र प्रयोग करके और हमको उसको हल कर लेना है, तो उससे हम क्या करेंगे, विलयन की सांद्रता आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, विलयन के गुण, विलयन एक समांगी मिश्रण है, हम तो भी इसको पहले भी जान चुके हैं, विलयन समांगी मिश्रण होता है। विलयन के कण 1 नैनोमीटर, यानी कि उसका जो व्यास होता है 1 नैनोमीटर, अगर इसको मीटर में देखेंगे बदलेंगे तो 10⁻⁹ मीटर से भी छोटे होते हैं, इसलिए वो यहाँ से नहीं देखे जा सकते। तो हमने सभी बार देखा है कि जब नमक और चीनी को मिला देते हैं तो उसमें चीनी के कण घुल जाते हैं और जो विलयन बनता है उसमें हम चीनी नहीं देख पाते, इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि वो इतने छोटे हो जाते हैं कि हम आँख से देख ही नहीं सकते। ठीक है,
अपने छोटे आकार के कारण विलयन के गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। आप कोई भी विलयन ले लीजिए, ठीक है, जैसे ये जल और चीनी का विलयन है। जब यहाँ से हम इस पर टार्च यानी कि इस पर लाइट मारेंगे, ठीक है, मतलब इसको इस पर ऊपर से प्रकाश मतलब टॉर्च से इसको लाइट दिखाएंगे, तो इसमें ये जो प्रकाश का जो रास्ता होगा यानी कि जो टॉर्च होगी उसकी लाइट इसमें विलयन में दिखाई ही नहीं देती, ठीक है। मतलब इसमें आपको दिखाई नहीं देगी टॉर्च कहाँ लाइट कहाँ से जा रही है, और इसलिए क्यों नहीं दिखाई देती क्योंकि कारण इतने छोटे होते हैं कि वो लाइट उस पर वो रिफ्लेक्ट होती ही नहीं, ठीक है, यानी कि उस पर किरण नहीं होता है, ठीक है, बहुत छोटे कण होते हैं, इसलिए इस पर जब टॉर्च में इसमें टॉर्च मारते हैं तो उसका मार्ग उस प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है विलयन में, ठीक है। और जो सबसे लास्ट जो विशेषता होती है, जो गुण पाया जाता है विलयन में, छानने की विधि द्वारा विलेय कणों को विलयन में से पृथक नहीं किया जा सकता। क्या जो है जो विलयन नमक और चीनी का यानी कि जल और चीनी का बन गया है, तो क्या इसको छन्नी से छानेंगे तो चीनी अलग हो जाएगी, पानी अलग हो जाएगी, नहीं होता ना। तो इसलिए एक ये भी इसका गुण है कि इसको जो है छान कर ना तो इसमें से जल में से चीनी हम नहीं अलग कर सकते, इसलिए विलयन में से जो मिले पदार्थ होते हैं उनको अलग नहीं किया जा सकता।